नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पहर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत में तरीके तरीके की मशहूर कहानियां प्रसिद्ध हैं। आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ किला दिल्ली से तकरीबन 3 घंटे के रास्ते पे है। भानगढ़ किला आज के वक्त भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है और इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। ये भारतवर्ष की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इसका अनुमान कुछ इसी तरीके से लगाया जा सकता है कि एएसआई के द्वारा भानगढ़ किले के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें ऐसा मेंशन है कि इस किले के अंदर सनसेट के बाद और सनराइज के पहले प्रवेश वर्जित है। इस किले का निर्माण 1573 में राजा भगवान दास के द्वारा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह किला राजा मान सिंह के भाई माधव सिंह के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, इस किले के बारे में तरीके तरीके की कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें से हम आज कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को डिस्कस करेंगे। तो पहली कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। कौन थी राजकुमारी रत्नावती? राजकुमारी रत्नावती माधव सिंह की बहन थी। राजकुमारी रत्नावती की उम्र कुछ 18 साल की होगी। उनकी खूबसूरती के चर्चे देश दुनिया में मौजूद थे। राजकुमारी रत्नावती इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि रजवाड़ों के राजकुमार राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के रिश्ते लेके आते थे। इसी दौरान एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने कुछ सहेलियों के साथ बाजार निकलती है। बाजार में इत्र की एक दुकान में पहुंचकर वो इत्र खरीद ही रही थी, तभी एक शख्स जिसका नाम सिंधु खेड़ा था, वो राजकुमारी को देख रहा था और राजकुमारी की खूबसूरती पे वो फिदा हो गया। अब वो किसी भी तरीके से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। ऐसा बताया जाता है कि सिंधु खेड़ा काफी पहुंचा हुआ तांत्रिक था और तंत्र मंत्र की विद्या में उसको महारत हासिल थी। राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उसने एक इत्र के शीशे पर कुछ तंत्र मंत्र किए और वो चाहता था कि ये इस इत्र को लेके राजकुमारी अपने साथ चली जाए। राजकुमारी को जो इत्र की शीशियां पसंद आई थी, उनमें से एक को तांत्रिक छिप के बदल देता है। जब राजकुमारी ने शीशियां उठाई और किले की तरफ जाने लगी, तब उसकी एक सहेली ने उसको बताया कि मैंने इस तांत्रिक को इस इत्र की शीशी को बदलते हुए देखा है और यह भी बताया कि उसने तांत्रिक को इस इत्र की शीशी पे झाड़ फूंक करते देखा है। अब राजकुमारी रत्नावती किले की तरफ जा ही रही थी कि वो देखती हैं कि तांत्रिक उनके पीछे पीछे आ रहा है। उनको शक होता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है। तब राजकुमारी ने इत्र की सारी शीशियां फेंक दी, जो कि जाके एक पत्थर पे पड़ गई और टूट गई। ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर पे इत्र के तंत्र का असर हो गया और पत्थर अपने आप लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ आने लगा। पत्थर तांत्रिक को कुचल देता है। पत्थर काफी बड़ा था तो तांत्रिक की उसी जगह पे मौत हो जाती है। लेकिन तांत्रिक के मरने से पहले तांत्रिक ने राजकुमारी को एक श्राप दिया। यह श्राप सिर्फ राजकुमारी के ऊपर नहीं था, बल्कि भानगढ़ किले में रहने वाले सारे लोगों के ऊपर था। यह श्राप कुछ ऐसा था कि किले में रहने वाले लोग
जिंदा नहीं रहेंगे, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इन सब की आत्माएं हमेशा के लिए भानगढ़ किले में ही भटकती रहेगी। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक के श्राप देने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ किले और अजबगढ़ के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि इसी जंग के दौरान महल में रहने वाले ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहां की महिलाओं के साथ भी गलत हरकतें की गई थी। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी रत्नावती की भी मौत इसी जंग में हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि किले में हंसने, रोने, चीखने की आवाजें आती है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया है कि रात के वक्त उन्हें घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है। ये तो थी राजकुमारी रत्नावती की प्रसिद्ध कहानी। इसके साथ साथ ही एक और कहानी प्रसिद्ध होती चली जा रही है। राजा भगवान दास जब इस किले को बनवा रहे थे, तब उस किले के जमीन के पास एक साधु रहा करता था जिसका नाम था बालूनाथ योगी। ये साधु वहां तपस्या किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ एक बड़ा किला बन रहा है, उन्होंने राजा के पास लिखित में एक पैगाम भेजा जिसमें लिखा था कि आपको किला बनाना है तो बनाइए, हम अनुमति देते हैं, पर किले की ऊंचाई इतनी मत रखिएगा कि किले की परछाई मेरे कुटिया तक पहुंचे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भानगढ़ किले के अंदर आज भी वो कुटिया मौजूद है। और ऐसा भी कहा जाता है कि किले के बनाने वाले लोगों ने योगी जी की बात को सीरियसली नहीं लिया। और जब किला बन के तैयार होता है तो उसकी परछाई योगी जी के कुटिया तक पहुंच ही जाती है। ये सब देखकर बालूनाथ योगी जी ने गुस्से में एक श्राप दिया था कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि भानगढ़ उसके बाद से श्रापित हो गया और इस श्राप की वजह से भानगढ़ किला बर्बाद हो गया। ये दो कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनमें श्राप दिया गया था। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से दो चीजें होती हैं, श्राप और वरदान। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को वरदान दिया जाए तो उस वरदान की रक्षा देव करते हैं, और इसी के ऑपोजिट में अगर किसी को श्राप दिया जाए तो श्राप की रक्षा शैतान करता है। अच्छा, ये तो हो गई कुछ ऐसी कहानियां जिनके बारे में हम सबको कहीं ना कहीं पता ही था। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनमें मैं आपका दोस्त मिस्टर एक्स आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। जैसे कि भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां हमेशा से पानी की कमी तो रही ही रही, लेकिन 1783 में भानगढ़ जगह पे एक जबरदस्त अकाल का दौर शुरू हुआ था। ना खेती हो पाती थी, ना वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, यहां तक कि जानवरों तक का बुरा हाल था। और इसी वजह से वहां के लोग पलायन करते गए और भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में जाके बसने लग गए। अच्छा, इन सब के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसकी जानकारी मुझे लगता है कि आपको होनी काफी आवश्यक है। भानगढ़ में एक जंग होती है। जैसा कि हम सबको पता है कि भानगढ़ के जंग में भानगढ़ के लोगों को शिकस्त मिलती है, सब के सब मारे जाते हैं। लेकिन एक ऐसी बात भी है कि उस वक्त राजा और उनके साथियों ने ढेर सारा खजाना उसी भानगढ़ महल के अंदर कहीं पे दफन कर दिया था। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि उस खजाने को बचाने के लिए ये कहानी फैला दी गई है ताकि इस किले के आसपास कोई आए ना। ऐसा हो भी सकता है कि उस खजाने की रक्षा करने के लिए भूत प्रेतों की मनगढ़ंत कहानियां फैला दी गई हो, क्योंकि वहां पे जाने वाले लोग, मेरा मतलब भानगढ़ किले में जाने वाले लोग कुछ
माहौल को देख के डरा हुआ महसूस तो करते हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई पुख्ता प्रमाण दिया नहीं। अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है कि भानगढ़ में गए हुए कुछ लोग वापस लौट के ही नहीं आए। आपको क्या लगता है, क्या उस खजाने को बचाने के लिए और संसार की नजर से दूर रखने के लिए ये कहानी बनाई गई है, या फिर भानगढ़ किले में असल में भूत और प्रेतों का वास है? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि इस विषय पे आपकी क्या राय है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर एक्स आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं संध्या पहर के इस एपिसोड में आपको कुछ सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।